Assalamualaikum dear students, I am coming again here with a topic and that topic is related to my previous lecture. Okay, very nice. तो बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था किसके बारे में बेटा मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन की थी। तो बेटा मैंने निकाला था सेंटर ऑफ मास F2 पार्टिकल सिस्टम और बेटा फिर मैंने निकाला सेंटर ऑफ मास ऑफ N पार्टिकल सिस्टम। फिर बेटा मैंने निकाला था सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो इंटीग्रल फॉर्म में आया था। ओके वेरी नाइस। तो बेटा आज जो यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, आज यहाँ हम बेटा सेंटर ऑफ मास को आगे ले जाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ आज जो पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे यहाँ पढ़ेंगे बेटा यहाँ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ना है आज। और बेटा फाइनल में और भी टॉपिक्स जितना यहाँ टाइम मिलेगा मुझको बेटा यहाँ और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक एक one more topic and that topic is beta center of mass and conservation of linear momentum together पढ़ेंगे law of conservation of linear momentum and center of mass। और बेटा हो सकता है कि अगर टाइम मिला तो यहाँ पढ़ेंगे आज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, थोड़ा जानकारी देंगे आपको अगर टाइम मिला। अगर नहीं तो एटलीस्ट में बेटा इंशाल्लाह आज कंक्लूड करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो हमारा आखिरी टॉपिक इंशाल्लाह यहाँ इन दिस सेशन में होगा। ओके वेरी नाइस। स्टार्ट लेट अस स्टार्ट हियर बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ 11th क्लास का टॉपिक है और बेटा ये आखिरी चैप्टर है टर्म फर्स्ट का रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो मैंने सेंटर ऑफ मास से डिस्कशन स्टार्ट की। तो बेटा मैंने यहाँ लिखा सेंटर ऑफ मास, तो बेटा यहाँ लिखेंगे आज एक सिंपल थिंग्स यहाँ डिस्कस करेंगे, सिंपल वेरी सिंपल थिंग्स। तो क्या बेटा निकालेंगे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप। बेटा अब हम निकालेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो। कोई बॉडी लेंगे ना, रिजिड बॉडी कोई लेंगे या कोई बेटा डिस्क लेंगे, रिंग लेंगे, ठीक है ना। इनकी जब इनकी ज्योमेट्रिकल इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, लेकिन अगर इनकी ज्योमेट्रिकल शेप रेगुलर है, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो देखेंगे यहाँ दिखाएंगे आपको थोड़ा कैसे याद रखना है। तो बेटा ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है बेटा? यहाँ लिखा है पोजीशन वेक्टर और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज हैविंग रेगुलर शेप। तो बेटा पहली बारी आपको पता है बेटा सर्कल होता है ना, सर्कल रिंग होती है। रिंग इज ए सिमेट्रिकल, रिंग इज ए रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। रिंग बेटा ऐसे होता है रिंग। बेटा यहाँ पेरिफेरी पर मास होता है रिंग को, लेकिन इनसाइड बेटा बिल्कुल ये हॉलो होती है। और इसका सेंटर ऑफ मास होता है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है ना, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट। ये पॉइंट होता है यहाँ, इसके लिए क्या होता है? सेंटर। हियर ओ इज सेंटर ऑफ रिंग और बेटा यही इसका है COM, सेंटर ऑफ मास भी यही है, याद रखना, क्योंकि ये रेगुलर शेप है ना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप, इस रिंग की बेटा रेगुलर शेप है। जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर इज इट सेंटर ऑफ मास। और सारा का सारा मास हम मानते हैं कहां पर कंसंट्रेट है? एट इट सेंटर ऑफ मास, एट इट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ। ओके। तो दूसरी बात यहाँ याद रखना बेटा, अगर हम लेंगे यहाँ वही डिस्क लेंगे बेटा, डिस्क लेंगे तो डिस्क होता है जस्ट लाइक बिस्किट होता है, कोकोनट बिस्किट होता है ना बेटा। ओके ऐसे या कोई डिस्क आपने देखी होगी ना, यो वीडियो टाइप की डिस्क। ओके तो बेटा ऐसे डिस्क, ठीक है ना। ये देखो ये डिस्क है। तो बेटा इसका सेंटर जो है, इसका अगर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यूनिफॉर्म है, डेंसिटी मास इज हियर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोवाइड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म। यहाँ बेटा ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये कहीं ज्यादा या कहीं कम नहीं, चेंज पड़ेगी यहाँ। पोजीशन जो है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वो चेंज हो जाएगी, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और इसका अगेन है बेटा यहाँ इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही COM इसका है। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास है यहाँ। देखो बेटा यहाँ कोई मटेरियल नहीं है, सेंटर ऑफ मास में बी एट ए पॉइंट वेयर देयर मे बी मास और मे नॉट। यहाँ रिंग में कोई मास नहीं, लेकिन यहाँ है मास, ठीक है ना। Because center of mass is that point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि कोई मास हो वहां या ना हो, क्योंकि रिंग के लिए कोई मास नहीं है, लेकिन यहाँ इस डिस्क के लिए बेटा मास है। ओके तो इसके बाद लेंगे बेटा यहाँ एक और कुछ चीजें लिखेंगे बेटा। हॉलो स्फीयर लिखेंगे, हॉलो स्फीयर। बेटा हॉलो स्फीयर कहते हैं वो जो हॉलो होता है इनसाइड, इसकी स्फेरिकल शेल भी इसको कहेंगे। हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम है स्फेरिकल शेल। बेटा इसका दूसरा नाम क्या है? स्फेरिकल शेल। यहाँ बेटा देखो ये है स्फेयर है ये बेटा, ठीक है। अंदर से हॉलो है। इसका भी बेटा जो ओ है ना ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहीं पर होता है सेंटर ऑफ मास। प्रोवाइडेड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स पेरिफेरी एंड ऑन इट्स सरफेस। ओके वेरी नाइस। तो बेटा ये थोड़ा मैंने दिखाया आपको, देखो बेटा क्या है, सिंपल चीजें यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे। सीरियल ऐसे ही सॉलिड स्फीयर का, अगर इसका बेटा मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है सॉलिड स्फीयर का,
तो बेटा ये सॉलिड स्फीयर है, ये अंदर से बेटा फील्ड है। अगर मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो अगेन इसका जो सेंटर है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो इसका है, एंड तो जो सेंटर ऑफ मैस है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इस सॉलिड स्फीयर का अंदर से भी ये भरा हुआ है। ओके वेरी नाइस। तो बेटा इसका यहाँ सेंटर ऑफ मैस है COM इसके ज्योमेट्रिकल। ओके आई वाज, दिस इज वेरी इजी। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे बेटा, यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, एंड दैट क्वेश्चन हियर इज डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मैस एंड कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड बेटा यहाँ सेंटर ऑफ मैस रिलेट करेंगे आपस में। देखो बेटा क्या, अब ऐसे ही यहाँ बेटा अगर लेंगे कोई ट्रायंगुलर लैमिना लेंगे, ट्रायंगुलर यहाँ थर्ड ऐसे लिखा है, यहाँ क्यूब है ना, क्यूब का कहाँ है बेटे, मैंने ये क्यूब ले लिया। ओके वेरी नाइस। ऐसे बेटे एक क्यूब है। ओके वेरी नाइस। इसका सेंटर ऑफ मैस जो है ना, जहाँ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल हो, डायगोनल यहाँ इसका डायगोनल यहाँ है बेटा, ये ना यहाँ और बेटे यहाँ और यहाँ इसका डायगोनल, ठीक है ना। ये कहाँ है इसका सेंटर ऑफ मैस, सेंटर ऑफ मैस कहाँ है इसका बेटा, इस O, लेकिन ये O क्या है, दिस O शुड बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखो बेटा है क्या है, यहाँ ये अपोजिट का, इसके अपोजिट कॉर्नर बेटा ये है, और बेटा इसके अपोजिट कॉर्नर ये है। यहाँ ये बेटा ये इनके डायगोनल्स बेटा मीट हो जाएंगे। यहाँ इसका क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ मैस क्यूब का, बट इफ मैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ओके वेरी नाइस। तो बेटा ये आपको आएगा, ये तो कॉमन सी बात है कि सिमेट्रिकल के लिए सीधे है ना, कभी सेंटर में कभी इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक। ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या चौथा था, यहाँ चौथा बेटा। आप पांचवा जो है ना यहाँ बेटा, देखो क्या है, अगर यहाँ एक लैमिना लेंगे, लैमिना मीन्स टू डायमेंशनल थिंग, टू डायमेंशनल, रेगुलर हो या रेगुलर हो। अगर हम बेटा लेंगे ना जो थिन है ना, जैसे कि बेटा सीरिया वो प्लेन शीट जो है ना, कागज का प्लेन शीट, दैट इज ए टू डायमेंशनल प्लेन लैमिना। अगर बेटा वो रेगुलर है तो रेगुलर लैमिना है, लेकिन अगर वो इरेगुलर है तो इरेगुलर लैमिना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन टू डायमेंशनल होना चाहिए। ओके हियर इट इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का कहाँ होगा, अगर ये फील्ड है, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, इस शीट की फॉर्म में है, लैमिना इसको कहते हैं, ट्रायंगुलर लैमिना, क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगुलर। इसका कहाँ पर है बेटे, इसका यहाँ है जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट हो जाए, यहाँ ये इसका मीडियन, ये मिड पॉइंट इसका, ये मान लीजिए कि ABC है ना, इसका मिड पॉइंट ये है, मान लीजिए BC का मिड पॉइंट बेटा ये है, और AB का मिड पॉइंट ये है। इसको इसके यहाँ मिला, इसके अपोजिट वर्टिकल के साथ, इसको इस मीडियन को यहाँ अपोजिट वर्टिकल के साथ मिलाओ, और बेटा इसको इसके अपोजिट वर्टिकल यहाँ इनके पॉइंट मिलते हैं ना मीडियन, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। यहाँ इसका बेटा सेंट्रॉइड पर होता है क्या, सेंट्रॉइड पर क्या होता है, इस ट्रायंगुलर लैमिना के लिए सेंट्रॉइड पर होता है COM। सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो बेटा ये आएगा आपको, लेकिन थोड़ा दिखाएंगे आप, यहाँ कून है ना, कून के बारे में थोड़ा बेटा पता, जिसको बेटा यहाँ कहेंगे कून के लिए। देखो बेटा कून के लिए, ये बेटा मैंने कून ले लिया ऐसे, देखा, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। ये है कून, फील्ड कौन है, सॉलिड कौन है ये बेटा। ओके इसके लिए क्या है, कहां पर होता है, देखो बेटा ये हाइट है h, फ्रॉम बेस टू वर्टिकस, बेस टू वर्टिकस जो है ना, दैट इज हाइट। तो देखो बेटा क्या है, यहाँ होता है इसका जो होता है ना बेटा, यहाँ एक पॉइंट होता है यहाँ, दैट इज वेरी क्लोज टू दिस, बिकॉज यहाँ मैच डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, बिकॉज सेंटर ऑफ मैच डिपेंड्स अपॉन द मैच डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ये सेंटर ऑफ मैच टुवर्ड्स दिस होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा मैच है, यहाँ कम मैच है। तो कितनी है यहाँ, 3h/4 फ्रॉम वर्टिकस, इसको वर्टिकस कहते हैं, इसको एक और इसको बेस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये 3h/4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये h/4 है, कितना है h/4। बेस से ये COM इज सेंटर ऑफ मैस, ठीक है ना, COM। यहाँ बेटा ये O है सेंटर ऑफ मैस। ये कितनी वर्टिकल से कितनी दूरी पर, याद रखना बेटा 3h/4 की दूरी पर है, और ये कितनी दूरी पर है, बेस से यहाँ तक h/4 की दूरी पर। क्योंकि क्यों, why it is nearer to the base, because यहाँ mass ज्यादा है, because this one of the property of center of mass is that, one of the important points about center of mass is that it is towards the mass, it is towards the heavier mass, जहाँ ज्यादा mass है वही इसी साइड में होता है ये center of mass। ओके वेरी नाइस, आई बात में। ओके बेटा ये आपको समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ कुछ देखो, यहाँ कुछ पॉइंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मैस, देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about center of mass।
देखो बेटा पहला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। COM मींस सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या मतलब है इसका, देखो बेटे, अगर हम यहाँ एक फ्रेम लेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम कहते हैं, जहां हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स वाई और बेटे ये जेड है, ठीक है, यहाँ जेड। मान लीजिए कि कोई बेटे यहाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ देखो बेटे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उनका सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये इस कोऑर्डिनेट में भी यहाँ वहीं पर होगा, यहाँ जहाँ ये है, जिस पोजीशन पर है ये सेंटर ऑफ मास। सपोज ये M1 है पार्टिकल बेटा, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है ना, ये बेटा M4 है। दिस विल नॉट, ये जो है ना ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये पोजीशन, ये इसकी सेंटर ऑफ पोजीशन नहीं चेंज, वहीं पर होगी। चाहे दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, वहां भी वही होगा, यहीं पर होगा। अगर कोई तो इंडिपेंडेंट है, किस पर, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है सेंटर ऑफ मास ड्यू टू द चेंज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो वी कैन से क्या है, COM इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां हम मेजरमेंट लेते हैं। ओके, तो बेटा दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बॉडी। देखो बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। It depends upon the shape, size and mass distribution of a body, of system of particles देखो यहाँ, of a body, because a rigid body or any body is also a system of particles because it is made up of particles. Okay, very nice बेटा, बात आई समझ में? हाँ, सीधी है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटे, यहाँ तीसरा पॉइंट लिखेंगे, देखो बेटे, Which is third point here बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो बेटे, क्या है, किस पर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप पर भी डिपेंड करता है, साइज पर भी डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो शेप पर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप के लिए अगर ये शेप है रिंग की, तो इसके सेंटर में है, लेकिन अगर इसी रिंग को बेटा हम करेंगे ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे रिंग बनाएंगे, ऐसे रिंग को ऐसे करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा जहां मास ज्यादा है, ये सेंटर में नहीं रहेगा फिर बेटा, ये इसी जगह में रहेगा जहां मास ज्यादा हो, जहां मास ज्यादा हो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा कैसे, अगर ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे बनाइए, यहाँ नहीं रहेगा सेंटर में, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा। देखो ये तो सेम थिंग है, सेम, लेकिन हमने इसको शेप चेंज की, शेप चेंज होने से ये यहाँ आप सेंटर में नहीं रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये सेंटर से थोड़ा दूर जाएगा, आप सेंटर में नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन शेप पर और साइज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बेटा देखो क्या है कि जितना साइज बढ़ाएंगे, साइज अगर चेंज करेंगे तो इससे भी चेंज पड़ेगी, किस में बेटा, चेंज आएगी किस में, सेंटर ऑफ मास में। देखो बेटा, सपोज कोई ये बॉडी है, मान लीजिए कि दिस इज अ डिस्क, ठीक है ना, अगर हम इस डिस्क को बेटा क्या करेंगे, इसका जो साइज है ना, साइज चेंज करेंगे, सपोज इसको बेटा बड़ा बनाएंगे, यहाँ इसकी शेप के साथ बड़ा भी बनाएंगे, बड़ा बनाया और शिफ्ट हो जाएगी, नहीं रहेगा यहाँ, क्योंकि जब साइज बढ़ाया और शेप भी चेंज की तो ये बेटा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं हो जाएगा अपनी पोजीशन पर। ओके, नाइस। और मैच डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ मैच ज्यादा हो, जैसे कि खून के लिए आपने बेटा देखा कि यहाँ है, क्योंकि यहाँ मैच ज्यादा है, यहाँ मैच कम है, इसलिए 3h/4 यहाँ से वर्टिकल से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से बेस तक बेटा h/4 है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मैच डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैच किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है इस बॉडी में, ठीक है ना। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ जाता है, इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है यहाँ, और एक पॉइंट, सेंटर ऑफ मास डू नॉट गेट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, इट गेट्स चेंज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन, ये दिखाएंगे बेटे, ये दिखाएंगे, लेकिन यहाँ लिखो changes its position, ये दिखाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, नॉट ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस।
तो बेटा जो अगर चेंज हो जाएगी ना पोजीशन, वो इंटरनल फोर्स से नहीं हो जाएगी, वो बेटे किसे किसे चेंज हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स से, याद रखना। एक्सटर्नल फोर्स कैन ओनली चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस कितने भी खतरनाक हो, कितने भी डेडली हो, वो चेंज नहीं कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को। ओके, तो बेटे यहाँ पांचवा पॉइंट लिखेंगे। देखो बेटे क्या है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट गेट चेंज, सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, position of center of mass does not change due to the rotational motion. Due to the rotational motion, but gets changed, but it is position get changed due to the translatory motion. But its position can get changed. Position gets changed due to the translatory motion. Important point है। क्या बेटा मैंने लिखो, देखो बेटा कि अगर कोई बॉडी यहाँ रोटेट करे, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, अगर बेटे ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस, रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, ये चेंज नहीं जाएगा, वही रहेगा। रोटेशनल मोशन से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हो जाएगी, रोटेट करेगा बेटे ये वही रहेगा एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास, अगर यहाँ हो, ठीक है ना। लेकिन अगर बेटे इसको यहाँ धक्का देंगे आप, इसी ड्रम को आप क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन, यहाँ रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर आप इसको आप फोर्स अप्लाई करेंगे इसी ड्रम को, यहाँ फोर्स, ठीक है ना, इसको ट्रांसलेटरी मोशन मिल जाएगी, तो ये भी यहाँ चलेगा, तो ये यहाँ जो सेंटर ऑफ मास है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। सही बात समझ में, क्योंकि धक्का देने से ये चेंज करेगा, एंड दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन। लेकिन रोटेटरी मोशन में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, इसको अब करेंगे। देखो बेटा क्या है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखो बेटा अब अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ लेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस सेशन का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बेटा लिखा मैंने यहाँ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, देखो बेटा, वी नो, आपको पता है ना, वी नो फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, वी नो फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल्स, वी नो फॉर ए सिस्टम consisting of n particles। क्या बेटा आपको पता है, we know for a system consisting of n particles। बताओ पुश वेक्टर क्या होता है बेटा, याद है? अरे याद है ना, जबानी याद होना चाहिए। RCM किसके बाद है, 1/m। बेटा यहाँ सिग्मा I is running from 1 to n, और बेटा यहाँ था MI/RI वेक्टर, ये था, याद है? वी नो, बेटा क्या पता है आपको बेटा, वी नो फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स। बेटा इसके लिए ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आता है बेटा, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, दैट इज RCM इज इक्वल टू 1/m। m इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एंड दिस m बेटा किसके बाद है, m, ये m बेटा यहाँ होता है m1 प्लस बेटा किसके बाद m2 प्लस डैश 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 प्लस अप टू mn, दैट इज टोटल मास ऑफ द n पार्टिकल सिस्टम, m होता है। एंड I is running from 1 to n, MI/RI, ठीक है ना। ये किसके लिए आता है पोजीशन वेक्टर, फॉर n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। RCM मींस सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो बेटा इस m को यहाँ लेंगे, m को यहाँ, क्योंकि यहाँ बान है बेटा, इसको ऐसे लेंगे, m RCM लिखेंगे यहाँ बेटा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेटा अपना ही क्या है, यहाँ सिग्मा I is running from 1 to n, बेटा यहाँ लिखेंगे m I, बेटा यहाँ लिखेंगे RI वेक्टर। ओके, तो बेटा यहाँ ऐसे लिखेंगे m is the total mass of the system and RCM is the position vector of center of mass is equal to, ये बेटा एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे I is running from 1 to n, तो बेटा लिखेंगे m1 r1 क्यों 1, फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 सम करना है इनको,
फिर प्लस लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे m2 बेटा, यहाँ लिखेंगे r2 वेक्टर, ठीक है, प्लस फिर डैश डैश लिखेंगे अप टू, प्लस बेटा यहाँ क्या लिखेंगे आप mn, और बेटा यहाँ लिखेंगे rn वेक्टर। आई बात समझ, मैंने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, because the summation is running from 1 to n, that is m1 r1 plus m2 r2 plus dash dash plus mn rn। ओके, तो बेटा यही बात समझ में? हाँ सर, आप क्या करो बेटा, यहाँ देखो देखो क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बेटा, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ भी डी बाई डी टी लिखो और यहाँ भी डी बाई डी टी, तो बेटा लिखो, तो बेटा ये आएगा डी, बेटा यहाँ लिखेंगे एम आर सी एम विद रेस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू, बेटा यहाँ लिखेंगे डी बाई डी टी, लेकिन किसकी करेंगे बेटा, किसकी, यहाँ इनकी, वेक्टर है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 बेटा यहाँ है r2 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे m n और n वेक्टर। ओके, डिफरेंशिएशन यहाँ भी की बेटा, यहाँ MRCM को, और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम की, ये सारी यहाँ जो है ना फॉर n पार्टिकल के लिए m1 r1 m2 r2 प्लस डैश डैश प्लस m n और n वेक्टर। ओके बेटा, यही बात समझ में? हाँ ओके, वेरी नाइस, इट इज वेरी इजी। लेकिन ये क्या है, कंक्लूजन इसका इंपॉर्टेंट है बेटा, कंक्लूजन इसका जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ये m बेटा बाहर निकालो, यहाँ m बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, दिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, DRCM वेक्टर बाय बेटा dt लिखेंगे क्योंकि मैंने m यहाँ बाहर निकाला, इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखेंगे m1 को बाहर निकालो क्योंकि यहाँ भी डिफरेंशिएशन यहाँ भी अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा क्या करो, पहले इसको करेंगे, क्या लिखेंगे m1 बेटा लिखेंगे dr1 वेक्टर बाय dt, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ इसके डिफरेंशिएशन आप करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन m2 फिर डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे क्योंकि ये बेटा कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे m2 बेटा यहाँ लिखेंगे dr2 वेक्टर बाय dt, ठीक है ना, प्लस बेटा लिखेंगे डैश 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 प्लस बेटा लिखेंगे d बेटा यहाँ लिखेंगे d बाई dt, लेकिन किसकी बेटा लिखेंगे यहाँ mn, ठीक है ना, rn वेक्टर, ठीक है ना। ओके बेटा, बात आई समझ में? अरे पहले डी बाई डी टी m1 r1 की, फिर बेटा डी बाई डी टी m2 r2 की, फिर बेटा डी बाई डी टी mn r, मैंने m1 यहाँ बेटा बाहर निकाला, डिफरेंशियल कांस्टेंट है dr1 बाई dt, यहाँ m2 मैंने बेटा यहाँ बाहर को dr2 बाई dt, यहाँ बेटा क्या mn मैंने बाहर, यहाँ mn बेटा mn बेटा drn वेक्टर बाय dt। ओके बेटा, सीडीआर ये लिखा आपने, लिखो बेटा। आप देखो तमाशा क्या है बेटा, सी ये m तो ऐसी है, लेकिन drcm by dt is velocity of center of mass, because whenever there is change in position vector of center of mass with respect to time, that gives us velocity of center of mass। क्या देगा बेटा, vcm। what is vcm? ये देगा बेटा हमको vcm, because rate of change of position vector displacement vector with respect to time gives velocity of center of mass, ये rcm। तो is equal to बेटा यहाँ क्या आएगा m1 बेटा, ये वेलोसिटी आएगी फर्स्ट पार्टिकल की, दैट इज v1, प्लस बेटा ये क्या आएगा m2 बेटा, ये आएगा वेलोसिटी किस पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की, प्लस बेटा डैश 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 जैसे कि ये प्लस mn बेटा, ठीक है ना। ये किसकी वेलोसिटी है बेटा, ये vn की वेलोसिटी है ना, nth पार्टिकल की वेलोसिटी। ओके, यहाँ बेटा देखो बेटा क्या यहाँ इंपॉर्टेंट से क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन। ये बेटा हमको काम आएगी, कहाँ काम आएगी बेटा, when we deal with the center of mass and conservation of linear momentum, ये काम आएगी। यहाँ याद रखो बेटा, यहाँ याद रखो, ठीक है ना। क्या है इसकी मीनिंग, क्या है यहाँ समझ लो थोड़ा, देखो बेटा ये समझ लो, समझने की चीज है। m is total mass of the system and vcm is velocity of center of mass, ठीक है ना, motion of center of mass, and m is what, m is total mass, ठीक है ना। देखो ये किसके बराबर है, this is equal to vector sum of individual momentum of all the particles, या इसको कहेंगे total linear momentum of the system। क्या कहेंगे, because it is vector sum of linear momentum of individual particles there in the system। तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है एक्चुअली, what is this, this is total linear momentum of n system of particles, of n, it is total linear momentum of an n particle system। क्या है बेटा, what is this,
व्हाट इज RHS? RHS क्या है? इट इज एक्चुअली बेटा ये है वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो ये किसके बारे होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम है बेटा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल of an n particles, yeah, of the system. It is, what is this? It is total linear momentum of the n particle system. It is total linear momentum of the n particle system. And ये किसके बराबर आ रहा है? It is equal to यहाँ total mass of the system into velocity of center of mass into किसके बराबर आया? Velocity of COM. COM का मतलब है center of mass, ठीक है। तो यहाँ ये देखो बेटे, यहाँ मेहरबानी करके नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे? यहाँ क्या लिखा है? तो कोई कहेगा आपको कि व्हाट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। आप कहेंगे अगर इन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन सिस्टम को अगर इनको एक ही पार्टिकल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जिसका मास कितना हो? m। अरे अगर इन सारे पार्टिकल के मास को एक ही मास बनाएंगे, सिंगल मास बनाएंगे, और वो कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ मास पर। और अगर वो किस वेलोसिटी से चलेगा? PCM से। तो VCM से अगर इस टोटल मास को ज़रब देंगे तो दैट विल गिव अस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा? तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बेटा क्या है? ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल मास, है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? क्या है बेटा? अरे सिंपल है ना। आई बात समझ बेटा, आई बात समझ में क्या लिखा है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। आई बात समझ? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। लेकिन ये टोटल मास कहाँ पर होगा? ये तो सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास पर ही होगा, क्योंकि ये VCM है। VCM का मतलब है कि टोटल मास इज देयर इन द सेंटर ऑफ मास, और ये चल रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? ओके, ये याद। टोटल मास दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। देखो ये किसके बारे है? तो यहाँ लिखेंगे, अब आगे ले जाएंगे इसको। ये कहाँ काम आएगा? ये आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में काम। ओके, यहाँ इतना याद रखें कि m इंटू VCM इज इक्वल टू बेटा क्या है? V1। M1 V1 है ना? M1 V1 वेक्टर, ठीक है ना? यहाँ लिखिए अगेन m इंटू बेटा VCM, ठीक है ना? आप ही खा कर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डैश डैश प्लस MN V1। क्या बेटा हम लिख सकते हैं? यहाँ ऐसे लिख सकते हैं m इंटू VCM, ये याद रखना, इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P plus dash dash plus Pn. It means the total linear momentum of n particle system is equal to the product of the total mass of the system and velocity of center of mass. Okay, ये याद रखना, ये भी याद रखना। लेकिन मेरा ये मैं आगे ले जाऊंगा, इसको यहाँ आगे ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा आगे? देखो सीरियर कैसे। अब इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे और भी निकालेंगे ना, असली पॉइंट निकालेंगे। यहाँ एक अच्छा सा पॉइंट जो हमको कहेगा हाउ इज द, कैसी होगी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखो डिफरेंशिएट दिस, इसको लिखो फर्स्ट लिखो डिफरेंशिएट फर्स्ट, सेकंड लिखो, क्या लिखो बेटा आपकी मर्जी, कोई इक्वेशन लिखो। डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ? डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएशन का, तो अब एक्सप्रेशन आएगी। देखो बेटा क्या, यानी कि dm इंटू बेटा VCM विद रेस्पेक्ट टू dt। बेटा यहाँ क्या आएगा? d बाई dt किसकी बेटा करेंगे? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस mn vn वेक्टर। ठीक है ना? ये बेटा m यहाँ बाहर निकालो। बेटा यहाँ क्या आएगा? dVCM विद रेस्पेक्ट टू dt। बेटा यहाँ क्या आएगा बाहर? m1 और dv1 बाई dt प्लस बेटा आप इसकी डिफरेंशिएशन m2 बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू dv2 बाई dt प्लस यहाँ क्या करेंगे बेटा? यहाँ mn बाहर निकालेंगे तो बेटा लिखेंगे dvn बाई dt। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा ये डैश डैश है यहाँ,
बेटा यहाँ डैश डैश है, प्लस प्लस डैश 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 प्लस, यहाँ क्या आएगा ऐसी, ये बेटा डैश डैश है प्लस बेटा है एम एन को बाहर निकालेंगे एम एन, और यहाँ लिखेंगे डी वी एन वेक्टर बाई डी टी। ओके, अब ये किसके बराबर आएगा, एम इंटू बेटा ये आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या देगा एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको देगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है एक्सेलरेशन। तो बेटा देखो यहाँ क्या आएगा इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखेंगे m1 dv1 dt क्या आएगा a1 आएगा ना एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में क्या है एक्सेलरेशन, प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे m2 बेटा इनटू लिखेंगे a2 प्लस डैश 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 प्लस लिखेंगे बेटा mn और बेटा लिखेंगे an, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल। आई बात समझ में, अभी एक्सेलरेशन में आ गई है इक्वेशन, ठीक है ना। ओके देखो बेटा करेंगे साफ, दीज आर ब्यूटीफुल थिंग्स हियर। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है यहाँ लिखेंगे m क्या है, m इंटू बेटा क्या है m इंटू a वेक्टर cm, ठीक है ना, इसी इक्वल टू बेटा यहाँ क्या है, यहाँ रिपीट करेंगे m1 a1 वेक्टर प्लस बेटा m2 a2 वेक्टर प्लस बेटा डैश 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 प्लस mn an वेक्टर, ठीक है ना। देखो बेटा अब ये क्या है, इसको ऐसे ही रखो बेटा, ऐसे ही जैसे कि टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, बिकॉज m किसके होता है आपको पता है, m बेटा m होता है किसके बाद m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस बेटा mn के बाद टोटल मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम या टोटल मास ऑफ द सिस्टम का। ACM इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, किसके बारे m1 a1, ये फोर्स किस पर लग रहा है, अरे ये फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पर लग रहा है, और बेटा ये किस पर फोर्स लग रहा है, ये सेकंड पार्टिकल पर फोर्स, बिकॉज मास इनटू एक्सेलरेशन सेकंड पार्टिकल पर, प्लस डैश डैश लिखेंगे बेटा फ्लाई डैश प्लस ये किस पर लग रहा है Fn मींस ये फोर्स लग रहा है nth पार्टिकल पर, where m is total mass of the system। ऐसे ओके वेरी नाइस बेटा। देखो क्या है, तो यहाँ क्या है बेटा m इंटू बेटा ये ACM है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके आपको m इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू बेटा किसके बारे F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश प्लस Fn, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस F1 इज द टोटल फोर्स ऑन वेयर, यहाँ लिखेंगे पहले F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस डैश 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 प्लस Fn, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, वेयर F1 इज total force on particle first on m1, it is internal as well as this F1 is बेटा ये दोनों है, यहाँ इंटरनल भी है और बेटा एक्सटर्नल भी है, दोनों कितने फोर्स इंटरनल चाहे या एक्सटर्नल हो, दैट इज टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल m1 पर कितना फोर्स लग रहा है बेटा, हो सकता है कि ये क्योंकि इंटरेक्ट हो रहा है इंटरनल फोर्सेस भी इस पर होंगे और एक्सटर्नल फोर्स भी, तो ये F1 है, F1 जो टोटल फोर्स ऑन m1, इसमें इंटरनल फोर्सेस भी का भी कंट्रीब्यूशन होगा और इसमें एक्सटर्नल का भी होगा, ठीक है ना। ओके सिमिलरली F2 क्या है बेटे, F2 इज द टोटल फोर्स किस पर है, टोटल फोर्स ऑन m2, ठीक है ना, एंड डैश डैश Fn किस पर है, Fn इज द टोटल फोर्स बेटे किस पर, टोटल फोर्स ऑन mn, और बेटे याद रखो ये F2 है, दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स ऑन m2, दिस F1 इज बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्स ऑन m1, ठीक है ना, यहाँ लिखा है मैंने को। लेकिन आप क्या लिखेंगे बेटा, है देखो बेटे क्या m इंटू ACM इज इक्वल टू, लिखा ना बेटा, देखो बेटा सीरियल देखो बेटा, बट यू नो देयर बेटा इंटरनल फोर्सेस गेट कैंसल्ड इन पेयर्स देयर इन सिस्टम, एक सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स क्या होता है बेटा, वो पेयर वाइज कैंसिल होते हैं, जीरो होता है। तो ये आली कौन सा हो गया, यहाँ F1 क्या बचेगा, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स बचेगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है ना। यहाँ देखो हियर बेटे क्या ये लिखा आपने, ओके यहाँ साफ करेंगे, देखो बेटे क्या, देखो बेटे यहाँ लिखेंगे बेटे, यहाँ यहाँ m इंटू ACM इज इक्वल टू बेटे क्या है, दिस इज देखो बेटे क्या है,
बट इंटरनल फोर्सेस, दिस इंटरनल फोर्सेस बेटा, ठीक है, बट इंटरनल फोर्सेस get cancelled in pairs in a system, get cancelled in pairs in that system, in the system of n particles. तो वहां क्या बचा, सिर्फ F1 में सिर्फ एक्सटर्नल, F2 में सिर्फ एक्सटर्नल, Fn में भी सिर्फ एक्सटर्नल बचा. तो क्या बेटे, इट इज टोटल, यहाँ लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F प्लस डायरेक्ट बेटा लिखेंगे प्लस Fn. व्हाट आर दीज? दिस इज टोटल वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या है बेटा, क्या है बेटा? इट इज टोटल वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. देखो बेटा क्या है, तो क्या आ गया यहाँ बेटा, ओके ना, इसे साफ करेंगे. हाँ देखो बेटा, तो बेटे यहाँ क्या है, व्हाट इज दिस? सो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटल सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, टोटल सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, किसके बाद होता है बेटा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. क्या होता है, क्या लिखेंगे? Therefore यहां लिखूंगा टोटल वेक्टर सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन, दिस इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज वेक्टर सम बेटा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स acting on the system of n particles, acting on the system of n particles, is equal to, is बेटे क्या लिखिए, is equal to the, किसके बात है, is equal to the product of, is equal to the product of total mass of the system and बेटा लिखेंगे and acceleration of center of mass. क्या बेटा लिखेंगे, acceleration of COM, center of mass. क्या है बेटा लिखा, the total external forces acting on the system is equal to the product तो बेटा जरा होता है, product of किसका, product of total mass of the system and acceleration of center of mass. याद रखा, very beautiful equation. तो यहाँ लिखेंगे total F external, टोटल F external किसके बराबर, acting on the system is equal to m total mass of the system into बेटा क्या लिखेंगे, acceleration of center of CM लिखो या COM लिखो, that is acceleration of center of mass. यहाँ ये याद, this is very important equation. This is total F external is equal to total mass of the system and acceleration of center of mass. क्या है, मोशन तो ऐसी हो रही है center of mass की. अब यहाँ लिखना है, देखो बेटा, CDR, देखो बेटे, साफ करेंगे, इसको साफ करेंगे. CDR, ओके, वेरी नाइस. तो बेटे यहाँ लिखेंगे, तो क्या है, देखो आप इसकी मीनिंग क्या है, क्या क्या आपने देखा यहाँ, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर डियर स्टूडेंट्स. तो बेटा सो दैट टोटल क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. देखो यहाँ, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. ये नोट करो बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ. देयरफॉर यहाँ इसमें निकलेगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स moves ऐसे मूव करता है, as if total mass is concentrated. टोटल मास कहां पर है,
as if total mass of the system is concentrated at center of mass, is concentrated at, देखो ये बेटा जबरदस्त पॉइंट है, is concentrated at center of mass and if total external forces were acting on it, and if total external forces were applied on it, applied at that point, because center of mass is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. देखो बेटे क्या है, ठीक है, therefore center of mass of a system of particles, center of mass of a system of particles, ठीक है ना, यहाँ टोटल मैस हो वही तो सेंटर ऑफ मैस होता है ना. द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स मूव्स, ये कैसे चलता है ये, क्योंकि ये कहां पर वाक़ है, सेंटर ऑफ मास पर, ये सीएम चल रहा है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स मूव्स एज इफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट, कहां पर है, सेंटर ऑफ, इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, इसी पॉइंट पर है, इसी पॉइंट पर है. एंड इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस इज वेयर अप्लाइड एट दैट पॉइंट, और टोटल फोर्स इसी पर एक्ट हो रहा है, क्या मैंने कहा, अरे ऐसे ही चल रहा है सेंटर ऑफ मास कि सिस्टम का टोटल मास इसी पॉइंट पर है, टोटल मास किस पर है, इसी COM पर है, और ये ऐसे चलता है कि जैसे कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है. अरे ये टोटल फोर्सेस तो सिस्टम पर है ना बेटा, एक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा, कुछ हमको जलवा मिल गया, कुछ ऐसा यहाँ क्या मिल गया कि जो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे चलता है कि जैसे कि सारा मास इसी सेंटर ऑफ मास पर है, इस सिस्टम का एक ही गोला है कंबाइन करके, और वो ऐसे ही चलता है कि जैसे टोटल फोर्सेस इसी पर अप्लाई हो रहे हैं. और बेटे जो मोशन है सिस्टम की, दैट इज एक्चुअल दिस, बिकॉज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज, हम सिर्फ लिखेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड इट इज एज मूविंग, जैसे कि सारे फोर्सेस इसी पर अप्लाई हो रहे हैं वहां इस सेंटर ऑफ मास पर. यही वही भी लिखा मैंने. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब बेटे यहाँ क्या लिखेंगे, आखिर में यहाँ बेटा करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देखो बेटा ये चौथा टॉपिक है आज, शायद आज की इस महफिल का. देखो बेटा यहां लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ, ये हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, लेकिन फिर भी थोड़ा यहां पढ़ेंगे. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड बेटे लिखा यहां मैंने सेंटर ऑफ मास. COM, ठीक है ना, क्या लिखा बेटा मैंने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड बेटा क्या लिखा, सेंटर ऑफ मास. ओके, वेरी नाइस. डिस्कस करेंगे. मैं थोड़ा पानी पीऊंगा, जल्दी पीऊंगा पानी बेटा, तब तक यहाँ यही रहेगा, विश्राम कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी जाऊंगा, जल्दी पानी पीऊंगा थोड़ा थोड़ा. Okay, beta, welcome to the welcome coming back, and thank you for staying with me.
तो बेटा यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास COM, ठीक है ना। बहुत आसान है बेटा, देखो क्या है। देखो बेटा, सपोज मैंने एक सिस्टम ले लिया है यहाँ एक, ठीक है ना। M1 एक पार्टिकल है विद वेलोसिटी V1 चल रहा है सिस्टम है, और M2 दूसरा पार्टिकल है विद वेलोसिटी V2, ठीक। तो M3 एक और पार्टिकल है विद वेलोसिटी V3 एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ है कोई बेटा, यहाँ है, ठीक है ना, M3, यहाँ M4 है एंड डायरेक्शन अप टू Mn है। मान लीजिए क्या ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम है, as you can law of conservation of linear momentum is hold, it is valid where system is isolated। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, f(0), लेकिन पहले लिखा है गया f(0), फिर देखेंगे ये, फिर इसको बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए f(0) फिर लेना क्या है 0 के बराबर। देखो बेटा कैसे, पहले देखो इजी है, कुछ भी नहीं। तो बेटा यहाँ स्टार्ट करेंगे ऐसे। देखो बेटा क्या है, लेट P1 क्या है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो देयरफॉर P1 किसके बाद आएगा, P1 यहाँ P1 होगा बेटा M1 V1 एंड बेटा P2 किसके बाद होगा, P2 दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम किसी M2 V2 एंड बेटा डायरेक्ट अप टू Pn का क्या होगा, nth पार्टिकल का Mn Vn। बता टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बेटा किसके बराबर होगा, तो बेटा वो होगा बराबर किसके बाद, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डैश प्लस बेटा Mn Vn, ठीक है ना। तो बेटा P टोटल लिखेंगे यहाँ, P टोटल किसके बराबर आएगा, P टोटल, ओके वेरी नाइस। तो P टोटल किसके बराबर है बेटा, यहाँ ये लिखेंगे M, यहाँ P1 प्लस बेटा लिखेंगे P2 प्लस बेटा लिखेंगे P डैश अप टू Pn, ठीक है ना। क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है बराबर मास के बराबर। तो P टोटल किसके बराबर है इस सिस्टम का, ये इसके बराबर, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सीधे अब हमें पता है ना कि P टोटल किसके बराबर होता है ये, अरे ये P1 बट P1 प्लस आप निकाला ना पिछले क्वेश्चन में, बट P1 प्लस बेटा P2 प्लस बेटा डैश प्लस Pn, दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये किसके बात है, बट ये टोटल लीनियर किसके बात है, ये होता है बेटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड m इज द टोटल मास। वो किसके बात है, M1 प्लस M2 इनटू बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो यहाँ इसका कोई पॉइंट कोई वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी ऑफ किसकी बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, यहाँ होल मास कंसंट्रेट होगा, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट है इस सिस्टम का क्या है, बट बेटा हमको पता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल टू द total mass of the system, that is M1 plus M2 plus dash plus Mn। Capital M is the total mass of the system into velocity of center of mass। वो निकाला ना प्रीवियस क्वेश्चन में, ओके। तो therefore बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे P1 total mass of the system, this is total vector sum, but that is total linear momentum of the system। It is actually total vector sum, it is the individual vector sum there in the particles, but that is equal to total linear momentum of the system of n particles। तो इसके बाद P1 प्लस P2 प्लस डैश प्लस Pn बेटा किसके बराबर है, ये यहाँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड इज कंसंट्रेटेड एट इट सेंटर ऑफ मास एंड बेटा एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये है, ये बेटा बहुत अच्छा पॉइंट। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस, सीधे। बट देयर वी नो, बट बेटा हमको पता है ना कि F एक्सटर्नल किससे होता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, बट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, दैट इज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, जिस पर अगर F एक्सटर्नल होगा ना इस सिस्टम पर, सारी सिस्टम पर, इज इक्वल टू dP टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। dP ये है ना बेटा P टोटल, ये P टोटल है, ये P टोटल है, dP टोटल बाय टोटल ऑफ द सिस्टम का है, दैट इज वेक्टर सम ऑफ दी डिवाइडेड बाय dt। दिस इज फ्रॉम बेटा किसमें, ये है, दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट P टोटल आपको पता है ये इसके बराबर है, ओके। देखो यहाँ देयरफॉर बेटा F एक्सटर्नल क्या है बेटा यहाँ, लेकिन P टोटल है ना इसके बराबर, लेकिन ये किसके बराबर है, M इंटू VCM। अरे P टोटल है इसके बराबर, लेकिन ये किसके बराबर है, M इंटू VCM है ना P टोटल। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या करनी है बेटा, डिफरेंशिएशन d by dt कि टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये टोटल है, टोटल
बिकॉज यहाँ लिखेंगे पी टोटल किसी बार है इस सिस्टम का, पी टोटल है बराबर P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश प्लस PM। तो पी टोटल किसके बारे एम इंटू वीसीएम, एम इंटू वीसीएम। तो एम को क्या करेंगे, अब बहुत मजा आएगा ना। ओके, तो देयरफॉर बेटा एफ एक्सटर्नल लिखेंगे बेटा यहाँ, तो एम को बाहर करेंगे, इंट बेटा लिखेंगे dVcm with respect to dt, क्योंकि m is constant, it is total mass of the system and f external is the total external force acting on this system। लेकिन अभी ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इसमें वैलिड नहीं होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इस पर क्या अप्लाई मैंने किया f एक्सटर्नल। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए f एक्सटर्नल क्या लेना है, 0, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वैलिड आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पर f एक्सटर्नल क्या होता है, 0। तो देखो बेटा, if f external is 0, that is system क्या है यहाँ, that is system here is isolated system। अगर ये लगने वाला फोर्स इस पर क्या है, 0, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो हियर आर ओनली इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो सिर्फ इंटरनल फोर्स है। इंटरेक्शन में आप क्या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन एफ एक्सटर्नल क्या लिया मैंने बेटा, 0। तो ये सिस्टम को आप कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, और इसी के लिए वैलिड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन वी हैव टू डिस्कस दिस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करना है। देखो बेटा, तो देयरफॉर ये एफ एक्सटर्नल क्या आएगा, ये बेटा 0 आएगा, is equal to m into dVcm velocity of center of mass with respect to time। तो ये m यहाँ बेटा ये 0 आएगा, तो क्या देयरफॉर क्या लिखेंगे, d सीधे लिखेंगे velocity of center of mass with respect to time बेटा किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, velocity of center of mass is constant। क्या है बेटा यहाँ, देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर velocity of center of mass is constant, क्योंकि बेटा कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन टाइम क्या आएगी, 0। तो VCM क्या है बेटा, VCM इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज वेलोसिटी, तो देयरफॉर यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई एयर पार्टिकल सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो बेटा इनिशियली अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि VCM कांस्टेंट रहेगा। अगर इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट में है तो बेटा VCM 0 आएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इस पर लगने वाला क्या है। तो व्हाटएवर इसको क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स से, इंटरनल फोर्स से जो होगा हो जाएगा, सो हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जहां जिस तरह ये पहले चलती है ऑर्डिनल फॉर्म में, इसी तरह चलेगी यूनिफॉर्म। अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, याद रखना। तो क्या लिखा मैंने, तो बेटा VCM क्या रहा यहाँ, कौन याद रखना है, क्या रहा VCM कांस्टेंट, याद रहा। इट मींस इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसमें होगा, रेस्ट में, क्योंकि एफ एक्सटर्नल क्या लगने वाला, 0। एंड इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ मोशन कर रही है जिस तरह, अगर एफ एक्सटर्नल 0 तो इसी मोशन में ऐसी ही रहेगी, क्योंकि इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आई वास्तव में तो एक्सटर्नल फोर्स अगर कहीं नहीं लगेगा तो व्हाटएवर विल हैपन इनसाइड, लेकिन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो जाएगी। ओके, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। If F external is पर if F external on the system is 0, whatever are internal forces, अरे whatever are internal forces hardly matters, whatever are internal forces, okay। तो VCM क्या रहेगा, कौन याद रखा, ओके। तो if the system is at rest, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। ओके, लिखो if isolated system is at rest, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, 0, क्योंकि चेंज नहीं हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल पर लगने वाला 0 है, इंटरनल से क्या हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड इफ आइसोलेटेड सिस्टम इज मूविंग, ये सारा सिस्टम मूव चल रहा है विद वी इज मूविंग, इफ आइसोलेटेड सिस्टम इज moving with constant velocity, तो therefore VCM will also be क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। या ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ 0। अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है, आइसोलेटेड सिस्टम, कोई एफ एक्सटर्नल इस पर नहीं लग रहा है, इंटरनल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इंटरनल एक्सप्लोड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इट विल नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद रखना। ओके, वेरी नाइस। तो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास किससे चेंज होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस से, किससे, ये भी लिखना। तो चेंज ऑफ, तो क्या बेटा यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कंक्लूड हुआ, क्या बेटा, द
position of center of mass is changed only due to external forces on the system. The position of, ये लिखो बेटा, the position of center of mass is only changing due to the external forces. ओके, इंटरनल फोर्सेस चेंज करते हैं सिस्टम को? नहीं, अब एग्जांपल दूंगा, एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दूंगा ये इलस्ट्रेट करने के लिए। देखो, एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ बेटा। देखो क्या है, देखो बेटा, सपोज यहाँ ये बेटा एक बॉम्ब है ये, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। इस पर लगने वाला फोर्स क्या है? F एक्सटर्नल 0। तो इनिशियली क्या है इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? इनिशियली क्या है ओरिजिनल फॉर्म में? वो 0 है ना। लेकिन F एक्सटर्नल पर लगने वाला क्या है? 0। अगर ये फट गया ये बम, अब इसके टुकड़े हो गए, कुछ टुकड़े यहाँ, कुछ टुकड़े यहाँ, कुछ टुकड़े यहाँ। ये M था, यहाँ M1, अब यहाँ M2 बेटा, यहाँ ऐसे कुछ हुआ, यहाँ ऐसे एक्सप्लोड हुआ। अब इसका क्या हुआ बेटा? एक्सप्लोजन। लेकिन एक्सप्लोजन इंटरनली हुआ, दैट इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स विल नॉट चेंज इट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बताइए बेटा, अगर ये ऐसे है ना, ये M1 है, M2 है, M3 है, लेट अस से इट इज वेलोसिटी V1, इट इज विद वेलोसिटी V2, ये V3 से यहाँ क्या बेटा एक्सप्लोड हो गया। बताइए व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? दैट इज बेटा अगेन 0। व्हाई? बिकॉज इंटरनल, दीज आर इंटरनल फोर्सेस, ये अंदर से फट गया। बिकॉज दीज आर जो फोर्सेस यहाँ है ना, दीज आर इंटरनल फोर्सेस। जिस फोर्स से ये फट गया, दैट इज इंटरनल फोर्स, दैट इज F इंटरनल। F इंटरनल से क्या हुआ? अरे ये तो ब्रेक हुई, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ। लेकिन इस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बेटे? सिस्टम तो आइसोलेटेड है ना, तो VCM क्या है इसका? कोई कहेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ 0। ओके, ये बात समझ में आया? क्यों? जो इनिशियली है ना, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे इंटरनली तो फट गया, लेकिन F एक्सटर्नल पर 0 लग रहा है ना। तो यहाँ एक, यहाँ एक, कोई बता इसका पोजीशन ऑफ सेंटर। अरे वो वहीं पर जहाँ इसको ओरिजिनल फॉर्म में था, जहाँ इसका सेंटर ऑफ मास था। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी डिके में हो रहा है। देखो रेडियो एक्टिविटी डिके, रेडियो एक्टिविटी में फॉर एग्जाम्पल, सपोज बेटा रेडियम है, ये रेडियम, ये ब्रेक हो गया बेटा, एक पॉट यहां हुआ रेडॉन। दूसरा बात, मान लीजिए कि कोई और यहाँ बेटा रेडॉन हो गया, और कोई और मान लेंगे बेटा यहाँ कि कोई और पार्ट ब्रेक हो गया, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल, हीलियम में कोई अल्फा पार्टिकल डेजर से, यहाँ अल्फा पार्टिकल बेटा, यहाँ क्या रेडॉन। अरे इनिशियली किसमें था? ये रेस्ट में। ये किस तरह फट गया? इट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो VCM क्या था? 0। तो आफ्टर फटने के बाद भी, एक्सप्लोड होने के बाद भी VCM क्या रहेगा? 0। वाई? बिकॉज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज चेंज्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए बेटा, चेंजिंग ड्यू टू किसे बेटा? ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं चेंज हो जाएगी। ये यहाँ था और वहीं पर होगा जहां था ना इनिशियली, यहाँ अगर पोजीशन यहाँ थी, फटने के बाद चाहे एक पार्ट यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो फटने के बाद भी वहीं पर होगी पोजीशन क्या? सेंटर ऑफ मास की। क्यों? क्योंकि बिकॉज इंटरनल फोर्सेस डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखा? ओके, अब एक और तमाशा दिखाएंगे आपको। देखो अगर मोशन में हो, देखो बेटा सीधे दूसरी एग्जाम, ये रेडॉन की थी, दूसरी एग्जांपल नंबर 7। अगर बेटा यहाँ, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक बेटा, ठीक है ना? पानी पीऊंगा। आखिरी पॉइंट देखो बेटा, अरे फायर क्रैकर होता है ना, सपोज कोई किसी ने यहाँ लॉन्च किया फायर क्रैकर, ऐसे ऐसे चलता है, किसी ने लॉन्च किया ऐसे, ये फायर क्रैकर ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है वेलोसिटी भी, और मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी जो है ना ऐसे है, पैराबोलिक पाथ में इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है। क्यों? ऐसे है ना, गोला, गोला किसमें चल रहा है? तो गोला पैराबोलिक, VCM कौन सी पाथ अडॉप्ट करता है? पैराबोलिक पाथ। अगर ये बीच में फट गया यहाँ बेटा, देखो ये फट गया यहाँ, एक टुकड़ा बेटा यहाँ हुआ, यहाँ हुआ इसका एक टुकड़ा, यहाँ फट गया ये एक टुकड़ा यहाँ हुआ, ठीक है ना, और ये ऐसे आया बेटा, ठीक है ना, और दूसरा टुकड़ा यहाँ हुआ बेटा, ये बेटा ऐसे आया, ऐसे, ठीक है ना। कितने टुकड़े हो गए इसके? M1 एंड M2। कोई कहेगा
अरे व्हाट इज द पाथ ऑफ द, व्हाट इज द पाथ ऑफ, फाइंड द व्हाट इज द path of the firecracker after explosion. Firecracker, ये यहाँ क्रैक हुआ ना, यहाँ firecracker, cracker after explosion वो पैराबोलिक होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या चल रहा है, पैराबोलिक पाथ में है। जब फटेगा तो ये इंटरनल फोर्स है, अरे एक पीस यहाँ एक पीस यहाँ, लेकिन तो ये चलेगा ना सेंटर ऑफ मास, यहाँ चलेगा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ चलेगा COM, ये अपना रास्ता नहीं चेंज करेगा क्योंकि एफ एक्सटर्नल पर लगने वाला क्या है, 0। आई बात समझ में? मजेदार है ना? क्या मैंने कहा आखिर में, और इसके साथ ही अलविदा करेंगे। मैंने कहा कि इनिशियली यहाँ चल रहा है तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन तो लग रहा है, दैट इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स, इसके बगैर हम कहते हैं ये ऐसे चल रहा था, पाथ ऑरिजिनल ये थी। अगर ये बीच में फट गया ड्यू टू इंटरनल फोर्स तो पाथ चेंज हो जाएगी इनकी COM की, नहीं COM जिस पाथ से चलता है इसी पाथ से, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस ने तो पार्ट्स किए इसके, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल फोर्सेस डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डू नॉट चेंज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, डू नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कुछ आई बस में ओके बेटा, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। फायर क्रैकर आफ्टर एक्सप्लोजन विल अडॉप्ट, कौन सी पाथ अडॉप्ट करेगा, विल बी व्हाट इज द पाथ ऑफ द फायर क्रैकर आफ्टर एक्सप्लोजन, क्या होगी, इट विल बी अगेन बेटा सॉल्यूशन यहाँ, इट विल बी अगेन पैराबोलिक पाथ, इट विल बी अगेन पैराबोलिक पाथ। क्यों बेटा? बिकॉज इंटरनली फट गए, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस डू नॉट, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस डू नॉट change the path or position, do not change the path or position of center of mass. Okay, very nice। आई बात समझिए, लिखना बेटा, यहाँ लिखना। एक क्वेश्चन था what is the path of the firecracker after explosion, यहाँ मैंने लिखा it will be again parabolic, ये again parabolic होगी। क्यों? because internal forces do not change the path, do not change the path, change the path or position of center of mass. Okay, wishing you all the best of luck.